दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में भीषण गर्मी के बीच आई राहत वाली खबर। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तपती गर्मी के कारण लोगों को कई परेशानियां उठानी पड़ रही है। राज्य में पिछले एक हफ्ते से लू और हीट वेव का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग लोगों से दोपहर के तपती धूप में घर से बाहर न निकलने की अपील कर रहा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों के अधिकतम तापमान 43 डिग्री है। वहीं इसी बीच अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल IMD रिपोर्ट की माने तो राज्य में तपती और जानलेवा गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। रिपोर्ट की माने तो बिहार में अगले 48 घंटों में बारिश होने की संभावना है। वह राज्य में गर्मी के कहर इस हद तक बढ़े है कि सभी बेसब्री से बारिश के आने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि IMD रिपोर्ट के अनुसार बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद लोगों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। वह देखिए, गया में मौसम का बदला मिजाज। तेज आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार के गया जिले में जहां लोग पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान थे, वहीं गुरुवार के देर शाम अचानक गया में मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई थी। इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। गया का अधिकतम तापमान कल 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वह देखिए, मौसम विभाग ने औरंगाबाद और गया जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई थी। मौसम को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वे सतर्क और सावधान रहे, सुरक्षित स्थान में शरण ले, पेड़ के नीचे न रहे, बिजली के खंभों से दूर रहे, किसान अपने खेतों में न जाए और मौसम सामान्य होने का इंतजार करे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार बीएड एंट्रेंस का परिणाम घोषित। भोजपुर की नेहा बनी टॉपर, धीरज दूसरे स्थान पर। जहाँ देखिए, 2 वर्ष बीएड व शिक्षा शास्त्र में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार की सुबह 11 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया। वह देखिए, आवेदन करने वाले 1,84,233 अभ्यर्थियों में से 1,65,676 अभ्यर्थी 8 अप्रैल को हुई परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसमें से 1,43,648 ने सफलता प्राप्त की है। सफलता का प्रतिशत 86.70% रहा है। सफल हुए अभ्यर्थियों में 87,594 महिला व 78,082 पुरुष है। पिछले साल परीक्षा आयोजन के 13वें दिन परिणाम जारी किया गया था, जबकि इस साल 12वें ही दिन में परिणाम आ गया है। वह देखिए, कुल पूर्णांक 120 में से 99 अंक के साथ प्रथम स्थान पर भोजपुर की नेहा कुमारी व 98 अंक के साथ दूसरे स्थान पर धीरज कुमार रहे हैं। दोनों अभ्यर्थियों से मोबाइल पर बात कर कुलपति ने बधाई दी है। वह देखिए, शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन करने वाले 255 अभ्यर्थियों में से 194 परीक्षा में शामिल हुए हैं। इनमें से 146 ने सफलता प्राप्त की है। बिहार में 50 दिनों के अंदर आ रही है 1,30,000 से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की वैकेंसी। इसी साल मिलेगी नियुक्ति पत्र। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की ओर से एक नई सूचना आई है। नई सूचना के अनुसार हाई स्कूलों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई के अंत तक या जून में जारी करने की बात कही गई है। हालांकि वित्त विभाग से शिक्षकों के वेतनमान संबंधी फाइल अब तक शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों में फाइल पहुंच जाएगी। साथ ही इसी माह परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस भी तय हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि किसी भी हाल में इसी साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वह देखिए, बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में सबसे पहले हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती हेतु वैकेंसी जारी की जाएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इसी साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है। इसीलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद भी सभी प्रक्रियाएं बहुत तेजी से की जा रही है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। यहां से सीधे करें आवेदन। बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा BA बीएड एवं BSc बीएड में एडमिशन के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2023 की प्रवेश परीक्षा के तहत अभ्यर्थी 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह देखिए, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट व आवेदन प्रपत्र सरल बनाए गए हैं ताकि अभ्यर्थी आसानी से फॉर्म भर सके। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 9431041694 जारी किया गया है।
छात्र बिहार CET-BED.INMU.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी 12 मई तक निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। अभ्यर्थियों को राजभवन द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 1000 रुपये, EWS महिला BC एवं EBC के लिए 750 रुपये और SC एवं ST के लिए 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 13 से 18 मई तक आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी प्रकार की त्रुटि का सुधार दिनांक 13 से 18 मई तक कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे कुशवाहा, क्या फिर से एनडीए में होगी वापसी। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं। कुशवाहा के साथ बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद है। नॉर्थ ब्लॉक में दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। इसी सियासी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कुशवाहा की वापसी एनडीए में हो सकती है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से अलग होने के बाद से ही कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। हालांकि ना तो बीजेपी और ना ही कुशवाहा की तरफ से अब तक गठबंधन को लेकर स्पष्ट तौर पर कोई बात की गई है। अब जब कुशवाहा अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे तो एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश सरकार को मानव अधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस। जहरीली शराब से मौत मामले में पूछा बड़ा सवाल। मोतिहारी में पिछले सप्ताह जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होने के बाद अब इस मामले में मानव अधिकार आयोग ने नीतीश सरकार को नोटिस जारी किया है। जिला प्रशासन की ओर से 31 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वही स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि मौत का आंकड़ा और ज्यादा है। इन सबके बीच मोतिहारी कांड पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बारे में कहा गया कि यह बेहद चिंता का विषय है कि जिस राज्य में शराबबंदी है वहां शराब से लोगों की मौत हो रही है। सूत्रों के अनुसार इसमें यह भी कहा गया कि बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद अवैध शराब की बिक्री खपत पर अब तक रोक नहीं लग पाई है। यह शराब पर प्रतिबंध लगाने की अपनी नीति के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं देने का भी मामला है। इन्हीं को लेकर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों के नाम नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर में देखिए, नवीन पटनायक और अखिलेश यादव से मई में मिलेंगे नीतीश कुमार। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। विपक्षी एकता को मजबूत करने के इरादे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले महीने यानी मई में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और यूपी के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। इसी बीच सूत्रों से मिली रही जानकारी के अनुसार मई माह में ही विपक्षी दलों की एक और बैठक हो सकती है। इस बैठक में एक बड़ा विपक्षी मोर्चा बनाने की रणनीति तैयार हो सकती है। जहां क्षेत्रीय दलों से भाजपा की सीधी लड़ाई है, वहां कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। साथ ही देखिए, आरजेडी के एक बड़े नेता ने ओडिशा के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख के साथ नीतीश कुमार की प्रस्तावित बैठक की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मई माह में नीतीश कुमार ओडिशा के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। नाम नहीं छापने की शर्त पर आरजेडी नेता ने कहा कि एक नया मोर्चा तैयार करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला पहले से ही नीतीश कुमार के साथ चल रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इंडियन नेशनल लोक दल समेत अन्य राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तर और दक्षिण भारत में बीजेपी के खिलाफ कई क्षेत्रीय दलों के नेता पहले से ही नए मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार है। छात्रों का विदेश में पढ़ने का सपना होगा पूरा। नीतीश सरकार देगी 50 लाख तक एजुकेशन लोन। राज्य सरकार विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को 50 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण देंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत देश के अंदर बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए 10 लाख तक और सामान्य शिक्षण संस्थानों के पूर्व की तरह 4 लाख ऋण मिलेगा। हालांकि कुछ संस्थानों के लिए इसे 12 से 15 लाख तक करने का पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने फिलहाल आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एनआईएफटी समेत 161 संस्थानों की पहचान की है, जहां शिक्षा ऋण 4 लाख से अधिक दिया जा सकता है। हालांकि इनमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट भी किया जा सकता है। इसी तरह विदेशों में पढ़ने के लिए 50 लाख तक ऋण मिलेगा। सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अधिक छात्र परक बनाने के लिए इसके ऋण की सीमा में बढ़ोतरी का फैसला किया है।
बिहार तृतीय स्नातक स्तरीय पीडी का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। 11,000 होंगे चयनित। बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पीडी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जल्दी परीक्षा में उपस्थित हुए परीक्षार्थियों का लंबा इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग परीक्षा का परिणाम 23 अप्रैल तक घोषित करने जा रहा है। 3 चरणों में हुई इस परीक्षा के लिए लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें लगभग 6 लाख परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2248 रिक्तियों के लिए यह परीक्षा ली गई थी और प्रावधान के अनुसार उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इस प्रकार लगभग 11,000 परीक्षार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। पटना बक्सर 4 लेन से गुजरने के लिए अब देना होगा टोल। शुरू हुई कुलड़िया के पास बना टोल प्लाजा। बिहार के NH 922 यानी पटना बक्सर 4 लेन पर कुलड़िया के पास बना एक नया टोल प्लाजा शुरू हो गया है। गुरुवार को इसका विधिवत उद्घाटन कंपनी के चतुर्थ वर्गीय कर्मी ने फीता काटकर और पूजा अर्चना के साथ किया। अब बक्सर आरा से पटना जाने वालों के लिए वाहनों को टोल देकर ही इस नेशनल हाईवे से गुजरना पड़ेगा। इसे लेकर टोल प्लाजा पर अलग अलग निजी और व्यावसायिक वाहनों की फीस भी निर्धारित कर दी गई है। टोल प्लाजा से गुजरने वाले अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग टोल वसूला जाएगा। कार, जीप, वैन और अन्य हल्के वाहनों से 100 रुपये लिए जाएंगे। वहीं मिनी बस और हल्के तथा छोटे कमर्शियल वाहनों से 160 रुपये, 2 एक्सेल वाले बस और ट्रक से 340 रुपये, 3 एक्सेल वाले व्यावसायिक वाहनों से 370 रुपये और 4 से 6 एक्सेल वाले बड़े और भारी वाहनों से 530 रुपये दर से शुल्क लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ग्रेजुएट छात्राओं के लिए खुशखबरी, खाते में मिलेंगे 50,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए पोर्टल पर शुक्रवार से छात्राओं का नाम जोड़ेगा। विभाग की ओर से गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का नाम पोर्टल पर अपलोड करें। आपको बता दें कि पहले चरण में फरवरी में पोर्टल खुला था, लेकिन 13 मार्च को बंद कर दिया गया था। इसी बीच जिन छात्राओं का नाम पोर्टल पर नहीं था उन्हें अंक पत्र सहित अन्य डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा गया था। वहीं देखिए DSW प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया कि 5 मई तक जितने छात्राओं का आवेदन आएगा उसे अपलोड कर दिया जाएगा। योजना के तहत नए पोर्टल पर आवेदन करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपये मिलेंगे। अब तक 19,000 से अधिक छात्राओं का नाम जुड़ा है। योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को DSW कार्यालय में इसके संबंध में आवेदन देना होगा। विश्वविद्यालय से सभी छात्राओं को डाटा अपलोड करने के बाद ही विभाग को पत्र भेजा जाएगा, जिसके आधार पर राज्य कार्यालय से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। बिहार के हर जिले में होगा अब एक साइबर पुलिस थाना। 660 पदों पर होगी नियुक्ति। जी देखिए, ऑनलाइन ठगी के मामले से निपटने के लिए बिहार के हर जिले में अब एक साइबर थाना होगा। राज्य में कुल 44 साइबर थाने खोले जाएंगे। थाने के इंचार्ज DSP रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे। एक थाने में 4 इंस्पेक्टरों की तैनाती होगी। इनके अलावा 3 दारोगा, 1 प्रोग्रामर, 2 सिपाही और 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कुल 15 की तैनाती होगी। गांधी मैदान में आधा घंटा पहले सुबह 7:30 बजे से ही होगी ईद की नमाज। गर्मी के कारण लिया गया फैसला। ईद की नमाज इस वर्ष 22 या 23 अप्रैल को गांधी मैदान में सुबह 7:30 बजे से होगी। गांधी मैदान में हमेशा से ईद की नमाज सुबह 8 बजे से होने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार गर्मी और तेज धूप को देखते हुए नमाज आधा घंटे पहले यानी कि 7:30 बजे से ही होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को नमाज ईदैन कमेटी गांधी मैदान पटना के अध्यक्ष महमूद आलम और सचिव डॉक्टर मोहम्मद जफर नियाजी ने दी है। उन्होंने कहा कि इन दिनों गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। गांधी मैदान में ईद की नमाज को 25,000 से ज़्यादा लोग जुटते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग भी होते हैं। ऐसे में किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी नहीं हो, इसके लिए ईद की नमाज का समय बदला गया है।